8 नवंबर 2016 टीवी स्क्रीन पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एड्रेस करने आते हैं। उनके मुंह से निकले चंद शब्दों ने पूरे देश की सांसें रोक दी। ऐलान हुआ 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से भारत में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद किए जा रहे हैं। ये महज कागज के टुकड़े रह जाएंगे। इस ऐलान के बाद भारत की सड़कों पर हलचल मच गई। लेकिन इस फैसले का असली भूकंप दिल्ली में नहीं, कराची में आया। क्योंकि ठीक 26 दिन बाद कराची में एक ऐसी मौत होती है जो पूरी तरह गुमनाम रहती है। ये मौत थी पाकिस्तान के सबसे बड़े नकली नोट सरगना जावेद खनानी। और इस पूरे खेल के पीछे था वो शख्स जिसे दुनिया भारत का जेम्स बॉन्ड कहती है, अजीत डोभाल। 8 नवंबर 2016 की रात ठीक 8 बजे जब नरेंद्र मोदी टीवी स्क्रीन पर आए और उन्होंने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया तो पूरे भारत की सांसें थम गई थीं। लेकिन उस ऐलान का असली भूकंप दिल्ली या मुंबई में नहीं बल्कि सरहद पार कराची की अंधेरी गलियों में आया था। उस वक्त कराची के गोदाम में हजारों करोड़ रुपए के नकली नोट रखे थे जो एक झटके में रद्दी के कागज में तब्दील हो गए। उस नकली नोट के साम्राज्य का मालिक था जावेद खनानी। और जावेद खनानी के पीछे जो दिमाग काम कर रहा था, जिसने इस पूरे खेल को पलट दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल थे। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं। पूरी दुनिया उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहती है, लेकिन असलियत में वो किसी फिल्मी हीरो से भी ज्यादा खतरनाक है। आज हम आपको ले चलेंगे अजीत डोभाल के उस गुप्त संसार में, जहां एक नाई की दुकान के बालों ने पाकिस्तान के परमाणु सपने को चकनाचूर कर दिया, जहां एक रिक्शा चालक ने आतंकियों के गढ़ में घुसकर उनकी नींद उड़ा दी और जहां उन्होंने अकेले दम पर भारत की सुरक्षा की नई इबारत लिख डाली। ये कहानी शुरू होती है साल 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की एक छोटी सी पहाड़ी में एक साधारण से लड़के का जन्म हुआ जिसे बड़ा होकर पूरे दक्षिण एशिया का सबसे खतरनाक गुप्तचर बनना था। लेकिन हीरो बनने के लिए पहले उसे संघर्ष करना पड़ा। 1968 में उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की और केरल कैडर में तैनाती मिली। ये वो दौर था जब अजीत डोभाल ने पहली बार नक्सली आंदोलन को बारीकी से देखा और समझा कि गुरिल्ला वॉरफेयर कैसे काम करती है। लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब वे 1970 के दशक के अंत में इंटेलिजेंस ब्यूरो में आए तो उन्हें पूर्वोत्तर के जंगलों में झोपड़ियों में रहना पड़ा। ये वो दौर था जब मिजोरम में MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट भारत से अलग होकर एक अलग देश बनाने की कोशिश कर रहा था। लगभग 7 साल तक अजीत डोभाल ने पूर्वोत्तर में अंडर कवर ऑपरेशन चलाए। वो खुद म्यांमार के अराकान पहाड़ियों में घुस गए और वहाँ MNF के कमांडरों के साथ रहे। सिर्फ 7 कमांडर थे जिन्हें तोड़ना था। डोभाल ने ऐसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेली कि 6 कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया और लाल डेंगा को हार माननी पड़ी। यहीं से भारत सरकार को पता चल गया था कि ये शख्स कोई सामान्य पुलिस ऑफिसर नहीं है। और फिर वो दौर आया जिसने डोभाल को एक लेजेंड बना दिया। साल था 1988, तारीख थी गर्मी का मौसम। पंजाब खालिस्तानी आतंकियों के खूनी खेल का गवाह बन चुका था। स्वर्ण मंदिर के अंदर सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा और उसके साथी सैकड़ों की संख्या में बैरिकेड लगाकर बैठे थे। उनके पास हथियार थे, गोला बारूद था। तभी एक दिन स्वर्ण मंदिर के परिसर में एक आम रिक्शा चालक दाखिल हुआ। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं। एक मामूली सा रिक्शा चालक जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन उस रिक्शा चालक के पीछे छिपा था अजीत डोभाल का वो दिमाग जो पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला था। उसने घुसकर खालिस्तानी आतंकियों से बात की, उनका भरोसा जीता, उनकी योजनाओं की इंटेल इकट्ठी की और सबसे बड़ी बात, उसने उन्हें यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तानी ISI का एजेंट है जो उनकी मदद करने आया है। इसी भरोसे के दम पर उसने आतंकियों से दोस्ती कर ली और उनकी हर बात जान ली। जब 9 दिन बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत सुरक्षा बलों ने स्वर्ण मंदिर में घुसना शुरू किया तो एक के बाद एक आतंकी हथियार डालकर बाहर आते गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी तथाकथित ISI मदद कभी नहीं आने वाली। और सबसे बड़ी बात, बिना एक गोली चले, बिना एक जान गए, बिना स्वर्ण मंदिर का कोई नुकसान हुए 223 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उन आतंकियों में सबसे बड़ा नाम था सुखदेव सिंह खक और उस रिक्शा चालक का असली नाम था अजीत डोभाल। यही वो मिशन था जिसके लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और वो पहले पुलिसकर्मी बने जिन्हें ये सम्मान मिला। ये सम्मान सिर्फ सेना के जवानों को दिया जाता था, लेकिन डोभाल के साहस ने इतिहास बदल दिया। इसके बाद तो डोभाल की जिंदगी एक थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट बनी। उन्होंने करीब 7 साल पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड
आपने सही सुना, एक भारतीय अफसर जो खुद दुश्मन मुल्क में जाकर अपनी जान की बाजी लगाकर इंटेलिजेंस इकट्ठा करता था। लाहौर की सड़कों पर, कराची के बाजारों में, इस्लामाबाद की गलियों में जहां उर्दू उनकी अपनी जुबान थी, वहां वो बिना पहचाने घूमते थे। उन्होंने पाकिस्तानी मुल्क में रहकर वहां के रीति रिवाज, बोली जबान, हर छोटी से छोटी आदत सीख ली थी। लोगों का मानना है कि उस दौरान वो फकीर बनकर, दरवेश बनकर, बेगर बनकर, यहाँ तक कि नाई बनकर भी घूमे। पाकिस्तान में उनका सबसे खतरनाक मिशन था कहूटा शहर का। ये वो शहर है जहाँ पाकिस्तान का सबसे गुप्त परमाणु केंद्र था, खान रिसर्च लेबोरेटरीज। ये वो जगह थी जहाँ से पाकिस्तान एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा था। 1974 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान सहम गया था। उसके बाद से वो दिन रात एटम बम बनाने में लगा हुआ था। चीन और कुछ और देशों से मदद लेकर वो अपना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबूत चाहिए थे और ये काम दिया गया अजीत डोभाल को। डोभाल फटे हालत में, एक फटी शाल ओढ़ इस्लामाबाद की गंदी गलियों में घूमने लगे। कोई उन पर ध्यान नहीं देता था, एक भिखारी, एक मजदूर या कोई आम इंसान। लेकिन वो हर रोज कहूटा लेबोरेटरी के आसपास घूमते, उन साइंटिस्टों की हरकतें देखते, उनके जाने आने का वक्त नोट करते, उनकी बातें सुनते। ये सब करने में उन्हें महीनों लगे और फिर एक दिन उन्हें वो मौका मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। कहूटा लेबोरेटरी के ठीक सामने एक छोटी सी नाई की दुकान थी। ये नाई की दुकान सिर्फ एक साधारण दुकान नहीं थी, ये उन साइंटिस्टों के आने जाने की जगह थी जो परमाणु परियोजना पर काम कर रहे थे। वो साइंटिस्ट यहाँ आते, हजामत बनवाते, बाल कटवाते। डोभाल ने उस नाई की दुकान पर एक साधारण से कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वो वहाँ बाल साफ करते, ब्रश करते और जब कोई साइंटिस्ट आता तो उसके कटे हुए बालों को इकट्ठा करते। पहले तो किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन डोभाल उन बालों को इकट्ठा करके पैक करते और इंडिया भिजवा देते। भारत में सीक्रेट लेबोरेटरी में उन बालों की जांच की जाती और अंदाजा लगाइए, उन जांचों में पता चला कि बालों में यूरेनियम के निशान थे, रेडिएशन के सबूत थे। यही वो सबूत थे जिनसे साबित हो गया कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है। उन्होंने कराची के बाजार से गुजरते हुए पाकिस्तानी खुफिया अफसर की सीक्रेट फाइल निकाली थी और किसी को पता नहीं चला। ये उनका वो दमदार सीन था जिसने उनकी लीजेंड बनाई। साल 1999 की बात है। IC 814 विमान हाईजैक हुई। हाईजैकर्स ने विमान को कंधार ले जाया और बंधकों को लेकर बैठे। उस वक्त वाजपेयी सरकार भारत से एक टीम गई और उस टीम में अजीत डोभाल भी थे। उन्होंने जाकर आतंकियों से मोल भाव करने की कोशिश की, लेकिन हालात ऐसे थे कि बात नहीं बन पाई। सरकार ने फैसला किया कि बंधकों को छुड़ा। कुछ दिनों की कशमकश के बाद आखिरकार बंधकों को छुड़ा तो दिया, लेकिन उसके बाद डोभाल ने सिस्टम बदल दिया। साल 2004 से 5 में जब वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के थे तो उससे पहले ही उन्होंने ग्लोबल जिहादी नेटवर्क को समझ लिया। उन्होंने देखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कैसे अलकायदा, तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद मिलकर काम कर रहे थे। डोभाल ने देखा कि ये सब संगठन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबका मकसद भारत को तोड़ना है। लेकिन असली तूफान तो आया जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनी। मोदी जी ने अजीत डोभाल को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। ये वो दौर था जब पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत कमजोर है, लेकिन डोभाल ने एक नया सिद्धांत दिया। इसी डॉक्ट्रिन के तहत उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन प्लान। जब 2016 में नोटबंदी का फैसला लिया गया तो उसके पीछे भी डोभाल का ही दिमाग था। उन्होंने ही मोदी जी को बताया कि पाकिस्तान में बैठे खनानी ब्रदर्स कैसे नकली नोट छापकर भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आतंकियों को फंड कर रहे हैं। जैसे ही नोटबंदी हुई, खनानी ब्रदर्स का साम्राज्य चकनाचूर। उनके पास जो करोड़ों रुपए के 500 और 1000 के जाली नोट पड़े थे, वो रातों रात रद्दी के कागज में बदल गए। इसके ठीक 26 दिन बाद जावेद खनानी की कराची एक इमारत की 8वीं मंजिल से रहस्यमयी मौत हो और उसका पोस्टमार्टम करना। आज अजीत डोभाल 79 साल के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लगातार तीसरी बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। आज वो इतने सीनियर हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो नाम अजीत डोभाल का है। उनके बारे में कहा जाता है कि जहां सबकी सोच खत्म होती है, वहां डोभाल की सोच शुरू होती है। वो आज भी मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। उनका कहना है कि काम करने के और भी तरीके होते हैं। और जब देश का सबसे बड़ा सुरक्षा सलाहकार खुद फोन नहीं रखता, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने परिवार से दूर रहे, अपनी युवावस्था के 7 साल दुश्मन मुल्क की गलियों में बिताए, एक नाई की दुकान पर बाल बीनने का काम किया, एक रिक्शा चालक बनकर आतंकियों के बीच घुसा और खुद को मिटाकर देश को बचाया। यही है हमारे असली हीरो की कहानी और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उन पर गुहार होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही सच्ची और देशभक्ति से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।